प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का इंटर का यानी कि क्लास 12 का फाइनल एग्जाम जो है ना प्यारे बच्चों आप लोगों का 2025 में होने जा रहा है। तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 12 से जो आपका बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का जो पेपर होने जा रहा है उसके लिए हम लोग जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना लेकर के आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण होगा प्यारे बच्चों, और आप इसको अगर याद कर लेते हो तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए उससे पहले एक चीज़ मैं आपको जानकारी पहले दे दूं प्यारे बच्चों, इसी चैनल पे आपका शाम में डेली जो है ना 7 बजे क्लास होता है, तो आप लोग जरूर करिए। आपका एग्जाम तक डेली इसी तरह से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का वीडियोज आपको मिलता रहेगा। अगर आप पूरा देख के जाते हो, पूरा कंप्लीट करते हो एग्जाम तक, तो आपको जो है ना आपका 400 नंबर से कम बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल उससे ऊपर ही रहेगा। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, विषय कोड आपका जो है ना 119 रहेगा, सेट कोड फिलहाल एफ है, इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। आइए सब्जेक्टिव वगैरह की बात करते हैं। तो देखो 20 मिलता है आपको प्यारे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से 10 क्वेश्चन बनाना होता है। 6 क्वेश्चन लॉन्ग मिलता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन बनाना होता है। तो हम शॉर्ट क्वेश्चन भी इस वीडियो में देखेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी, तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल आप इसको याद करना। चलो यहाँ पर देख लो, टाइम 1.5 घंटा का एग्जाम में आपको मिलता है, 70 मार्क्स का एग्जाम होगा बच्चों। और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह अगर आप लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा इस नंबर पर मैसेज करके 98 355 16 710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस लिख के भेजना है, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। इसके अलावा चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि 7 बजे शाम में जो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा क्लास को का वो आप देख पाएंगे। और आगे इसका पीडीएफ वगैरह आप कहाँ से वायरल पेपर का डाउनलोड कर पाएंगे, लास्ट में हम ये भी आपको सिखाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट। पूछा गया आप लोगों से, ये आपसे बोला कि बताइए अंतः प्रजनन के महत्व पर टिप्पणी लिखे, है ना। बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो, इंग्लिश में भी राइट नोट ऑन सिग्निफिकेंस इन जो है ना इनब्रीडिंग। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, इसका उत्तर जो होगा प्यारे बच्चों बिल्कुल दोनों मीडियम में है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। आप यहाँ पर देख सकते हो, नीचे इंग्लिश में आपको मिलेगा, मैं आपको इंग्लिश में पूरा दिखा दूंगा, हिंदी में समझाते चलता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर देख लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा कि अंतः प्रजनन का महत्व है। तो पॉइंट वाइज दे देना, जैसे कि यहाँ पर क दिया तो आप ए भी दे सकते हो, बी भी दे सकते हो, इस प्रकार से जो मनो आपके अकॉर्डिंग दे देना। तो पहला हम लोग क में देखिए, अंतः प्रजनन से जो ना समयुग्मजता यानी कि जो है ना बनी रहती है, जिससे आबादी में युद्ध रूप जो ना युद्ध रूप जंतु का चयन किया जा सकता है। दूसरा में लिख देना है कि यह अच्छे जीन्स को बढ़ोतरी तथा कमजोर जीन्स को जो ना जीन्स की कमी में सहायक होती है। और तीसरा लिख देना है, यह जो ना अंतः प्रजनकों की आबादी को बढ़ाता है। साथ में लिखना अगला पॉइंट में, चयन के द्वारा आयोग जीन्स को जो है ना जीन्स की छटनी हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा, हिंदी में था, इंग्लिश में यहाँ पर देख सकते हो। इन सारे क्वेश्चन का मैं कहूँगा नोट पेन कलम निकाल करके लिख लो इसका आंसर वगैरह, है ना, और क्वेश्चन भी, ताकि बोर्ड एग्जाम में जब आप जाओगे देने तो रिवीजन एक बार कर लेना। नहीं तो पीडीएफ वगैरह मैं बता दिया हूँ कहाँ पर मिलेगा इसका पीडीएफ, जो नंबर दिया उसी पर मैसेज करके आप लोग ले लेना, बोलना सर बायो का जो सब्जेक्टिव क्लास कराए थे आप लोग उसका पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हमारा होता है कि मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य लिखिए, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो, दिया जा राइट गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बिल्कुल इसका उत्तर जो होगा, उत्तर लिखना है कि मानव जीनोम का परियोजना के लक्ष्य। तो पहला लिखना है, मानव डीएनए में पाए जाने वाले जीन्स सभी जीन्स को ज्ञात करना। दूसरा लिखना है कि मानव डीएनए के 3 बिलियन सारक्षो युग्मक के अनुक्रमों को निर्धारित करना। तीसरा लिखना है, उपयुक्त जानकारी के आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना। चौथा लिख देना, विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं कानूनी विवाद को सुलझाना। तो इसका उत्तर आपको जो है नीचे इंग्लिश मीडियम में भी देखने को मिल रहा है, आप इसको लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर होता है। 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि उत्परिवर्तन से जो है ना क्या समझते हैं, यानी कि बिल्कुल देख सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय जो ना म्यूटेशन। चलिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, उत्परिवर्तन जीवों में अचानक प्रकट होने वाले जो है ना, इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे, है ना। चलिए अब ठीक रहेगा। देखो जैसे कि आपको लिखना है कि उत्परिवर्तन जीवों में अचानक प्रकट होने वाले हुए परिवर्तन है, या फिर जो ना औसत विभिन्नताएं हैं जो वंशागत होती है तथा नई प्रजातियों के विकास के लिए उत्तरदायी होती है। जो ना ह्यूगो डी ब्रिज में जो ना ने उत्परिवर्तन को ही विकास का मुख्य कारक माना है। तो इसका
इसका उत्तर आप इंग्लिश में यहाँ पर देख सकते हो, है ना, बिल्कुल दिया गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 4 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो आयु जो ना आयु पिरामिड क्या है ना, बिल्कुल देख सकते हो व्हाट इज एज पिरामिड, तो बिल्कुल इसका उत्तर होगा लिख देना आपको आयु पिरामिड। उत्तर हो जाएगा जो है ना यह जो है या किसी या जीव को जीव की जो या किसी जीव की जो है ना समष्टि में उसकी आयु की अनेक समूहों के अनुपात को रेख गणितीय जो ना रेखा गणितीय के रूप में दर्शाने वाले मॉडल आयु पिरामिड कहलाते हैं। जैसे इनके 3 प्रकार होते हैं। पहला लिख सकते हो विस्तृत जो है ना आधार वाला पिरामिड, यानी कि वयस्कों का प्रतिशत अधिक होती है, और घंटिनुआ बहुभुज, इसमें जो है ना वयस्कों की संख्या कम परंतु वृद्धि अधिक होती है। और तीसरा में होगा कि जो ना कलसुनुमा आकृति, यानी कि वयस्कों के आयु के क्रम में प्रदर्शित जो ना प्रतिशत को प्रदर्शित करना। तो ये आपका यहाँ पर तीनों पॉइंट दिया गया, तीनों को तीनों डायग्राम वगैरह भी देख सकते हो ना, तो इसको लिख लेना। इंग्लिश मीडियम में आपका ये रहा उत्तर, आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, है ना। डायग्राम दोनों मीडियम वाले सेम है, बना लेना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा 5 नंबर। ये बोला जा रहा है बायोपायरेसी क्या है ना, तो बिल्कुल व्हाट इज बायोपायरेसी, बिल्कुल उत्तर हो जाएगा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना जो ना व्यवस्थित अनुमोदन या फिर क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग बायो जो ना पायरेसी कहलाता है। विश्व के विकास देश औद्योगिक और जो है ना और आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, परंतु विकासशील देश जैव विविधता की दृष्टि और परंपरागत ज्ञान से संपन्न है। जैव विविधता संपन्न राष्ट्र बिना जो ना पूर्व अनुमति के इस विविधता के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जो ना प्रतिबंध के लिए नियम बना है। तो इस प्रकार से ये उत्तर था, और इंग्लिश में आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। पहले बच्चों है ना, बिल्कुल मैं दोनों मीडियम के लिए ला दिया हूँ, जैसा जैसा है आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, मैं पहले ही बता रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए। चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कि कायिक प्रबंधन से क्या समझते हैं ना, बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो, आपका हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पर जो ना 6 नंबर। देखो इसका उत्तर होगा कायिक प्रबंधन अलैंगिक जनन ही होता है या केवल पादपों में होता है। कायिक प्रबंधन में पौधे का संपूर्ण शरीर या शरीर का कोई अंग यानी कि पुष्प छोड़ करके भाग लेता है। प्राकृतिक कायिका जनन पौधों की जड़, तना अथवा पत्तियों से हो सकता है। कृत्रिम कायिका प्रबंधन कलम लगाना, दाव लगाना, रोपण तथा उत्तक संबंधन आदि विधियों द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर इंग्लिश में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो 7 नंबर क्वेश्चन बना हो जाता है, यह होता है कि जो ना प्रस्वा क्या है, कौन कौन से हार्मोन जो है ना प्रस्वा को प्रेरित करता है। तो बिल्कुल उत्तर यहाँ पर नेक्स्ट इंग्लिश में भी देख सकते हो क्वेश्चन। तो उत्तर होगा माता के गर्भ में पूर्णतः विकसित होने के बाद शिशु के जन्म लेने की जो है ना प्रक्रिया को प्रस्वा कहते हैं। ऑक्सीटोन, कॉर्टिसोल एवं जो ना एस्ट्रोजन नामक जो ना हार्मोन प्रस्वा ही प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हो। सारे क्वेश्चन को मैं बोलूंगा, याद कर लेना आप लोग, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर होता है, ये बोला अंग पिंडक यानी कि क्रोमोसोम को उसके उनके कार्य के साथ वर्णन करें। इसका नेक्स्ट यहाँ पर उत्तर देख सकते हो, आपका हो जाता है ना जो राइट डाउन अबाउट एक्रोसोम विथ देयर फंक्शंस। तो इसका उत्तर देखना तो शुक्राणु के शीर्ष के अग्रभाग में जो ना टोपीनुमा संरचना होता है जिसे अग्रपिंडक कहते हैं। एक अग्रपिंडक उन प्रकीर्णकों यानी कि एंजाइमन से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करता है। तो इसका उत्तर आप इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे तो 9 नंबर क्वेश्चन हो जाता है हमारा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हॉडी जो ना वेनवर्ग सिद्धांत से क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया जा रहा है आप लोगों का, ठीक ना, बिल्कुल देख लीजिएगा। What do you mean by हॉर्वी जो ना विगर्ग प्रिंसिपल। तो बिल्कुल यहाँ पर देख लेना, उत्तर हो जाएगा आपका कि जब एक जीव संख्या में अलील आवृत्तियों और उनके विस्थल शुद्धि जो ना सुस्थिर होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर बने रहती है, उसे हॉर्डी वेनवर्ग का सिद्धांत कहते हैं। इस प्रकार के अस्थायित्व को अनुवांशिक संतुलन कहते हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हो। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि ड्रग श्वसन जो ड्रग व्यसन क्या है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो व्हाट इज ड्रग एडिशन, बिल्कुल यहाँ पर देख लेना। उत्तर हो जाएगा कि जब कोई व्यक्ति किसी ड्रग के सेवन, यानी ड्रग होता है ना जो जिसे नशा वगैरह होता है ना, ड्रग का सेवन आदि हो जाता है, जिसके सेवन के बिना वह जी नहीं सकता है, तो इस ड्रग का व्यसन करें। यानी कि आपको किसी भी चीज़ का अगर मान लो आदत लग गया तो वो नहीं छूटेगा, बस वही ड्रग के बारे में कहा गया है ना। तो इसका इंग्लिश में भी हिंदी मीडियम में भी उत्तर है। चलो आगे बढ़ेंगे तो हो जाता है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन की एलजी से आप क्या समझते हैं ना। एलजी से आप क्या समझते हैं एवं जो ना एलेजन क्या है। तो बिल्कुल उत्तर होगा, यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हो। तो उत्तर हो जाएगा पर्यावरण में मौजूद कुछ जो ना प्रतिजनों के प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया को जो ना एलजी कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो एलजी उत्पन्न करता है उसी को क्या कहेंगे, एलजनन कहेंगे ना, जो ना एलजन। चलिए तो इसका इंग्लिश में भी उत्तर देख सकते हो, बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ेंगे तो आप आपका दीर्घ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए बहुत आसान होगा। देखिए ना, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे बोला कि शुक्राणुजनक नलिकाओं का जो ना आरेखीय काट का चित्र बना करके नामांकित करें। यहाँ पर इंग्लिश में भी उत्तर देख सकते हो, क्वेश्चन देख सकते हो। तो बिल्कुल देखो इसका उत्तर आपको लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ इंग्लिश में ही लिखेंगे ना, हिंदी मीडियम वाले सिर्फ हिंदी में लिखेंगे, ये आप लोग याद रखना। चलो तो इसका उत्तर होगा जो ना शुक्रजनक नलिकाओं यानी कि वर्धित का आरेख्य जो ना आलेख्य काट का चित्र। तो यहाँ पर चित्र में दे दिया, देख लो ये आपका चित्र है, इसमें पॉइंट वाइज सारा चीज समझाया गया, देख सकते हो। ये आपका शुक्राणु है, ये आपका शुक्राणु परशु या फिर पूर्व कह सकते हो। ये द्वितीय शुक्राणु कोशिका होगा, ये आपका जो ना प्रारंभिक शुक्राणु कोशिका, ये आपका जो होगा ये आपका जो ना सतौली कोशिका होगा, और ये आपका हो जाएगा शुक्राणु गणन। तो शुक्राणु जनन इस प्रकार से इंग्लिश में भी इंडिपेंडेंट आ रहा है। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से देख लेना, यहाँ पर चित्र के बारे में लिख दिया गया है। चित्र क्या शुक्राणुजनक नलिकाओं वर्धित के आरेख चित्र। तो ये चित्र है। हिंदी मीडियम वाले, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले नीचे वाला लिख लेना। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आपके सामने जो है ना 12 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि जो ना वर्धयता क्या है और इस स्थिति में कौन कौन से तरीके उत्पन्न होता है। तो इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, है ना। तो चलिए बिल्कुल आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या बोला, व्हाट इज जो ना इनफेरिटिटी, व्हाट आर द वेरियस मेथड अवेलेबल फॉर जो ना इनफेरिबिलिटी। तो बिल्कुल यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखो हिंदी में बोल रहा हूँ, 2 वर्ष तक मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद गर्भाधान न हो पाने की स्थिति को जो ना वर्धयता कहते हैं। ऐसे निसंतान जो ना दंपतियों की मदद हेतु अब विभिन्न उपाय उपलब्ध है। पहला पॉइंट में लिख सकते हो पाते निषेचन, यानी कि शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जो जैसी स्थितियों में निषेचन होता है। दूसरा लिख सकते हो भ्रूण स्थानांतरण, यानी कि प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस युग्मनज या फिर प्रारंभिक भ्रूण जो कि 8 जो ना ब्लास्टोमियर के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है, और जो भ्रूण 8 जो ना ब्लोएस्टोमियर से अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, परिवर्धन हेतु गर्भाशय में जो ना स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर आप इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हो, है ना। प्रॉपर ये लिख लेना प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे क्योंकि क्लास वगैरह तो हम ले ही रहे थे ना, आप लोगों का जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उन लोगों का काफी डिमांड था कि सर इंग्लिश में भी करें, इसलिए करा रहे हैं। तो आप लोगों को डेली जोड़ना है ना। डेली अगर जुड़ोगे तो डेली इंग्लिश मीडियम में भी टाइप क्वेश्चन उठाएंगे, अगर नहीं करोगे तो फिर हिंदी मीडियम में करवाएंगे। कमेंट करना इंग्लिश मीडियम वाले जो भी बच्चों क्या चाहते हो डेली इंग्लिश में लाना, तो बिल्कुल कमेंट कर लेना। चलो 3 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख लो, कुकुत जो ना कुकुत फॉर्म प्रबंधन में किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो उत्तर यहाँ पर देख सकते हो ना। यहाँ पर पहले क्वेश्चन देख लो, इंग्लिश में भी है ना। यहाँ पर देख सकते हो व्हाट आर इम्पोर्टेंट फैक्ट फॉर जो ना पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कुक्कुट फॉर्म प्रबंधन मुख्यतः मांस तथा अंडा प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसमें उच्च नस्ल वाली मुर्गियां विकसित की जाती है। अंडे देने वाली मुर्गियां जो ना एग एलर्ट्स और अधिक मांस देने वाली को मुर्गियां को वॉरल भी कहा जाता है। अब देखो कुक्कुट फॉर्म प्रबंधन निम्नलिखित बातों पर ध्यान आपको रखना पड़ता है। पॉइंट वाइज यहाँ पर दिया जा रहा है। पहला देख सकते हो कि बेहतर नस्ल यानी कि संकल नस्ल वाली मुर्गियां शीघ्र परिपक्व हो जाती है तथा इनकी मृत्यु दर भी अपेक्षाकृत कम होती है, जैसे कि जो ना ILS
ISL 82 और B 77 नस्ल की मुर्गियां। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दो को देख सकते हो। सुरक्षित परिस्थितियां, यानी कि कुक्कुट आवास ऐसा होना चाहिए जिसमें वे अपने प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षित रह सके। आप देख सकते हो कुक्कुटों का आहार, यानी कि ये देख सकते हो ये जगह संतुलित आहार, इसमें अंडा देने वाली मुर्गियों को जो ना कैल्शियम तथा फास्फोरस की समुचित मात्रा आवश्यक है। और अगली पॉइंट लिख सकते हो कि कुक्कुटों के रोग, यानी कि इनमें होने वाले बीमारियों में रानीखेत, हैजा और जो ना बर्ड फ्लू के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो ये हिंदी मीडियम का था उत्तर। इंग्लिश मीडियम में यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है ना। आगे बढ़ेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है ना। तो पूरा लिखते चलना प्यारे बच्चों, और मैं बोल रहा हूँ आप लोग इसको याद जरूर कर लेना। चलो आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है 4 नंबर की संक्रामक और असंक्रामक एवं जो ना रोगजनक रोगों में विभेद करें। तो उत्तर यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हो आप लोग है ना। डिफरेंट बिटवीन द टर्म जो ना कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल एंड जो ना पैथोगेस्ट, इस प्रकार से होगा इसका उत्तर। आप देखो यहाँ पर हिंदी मीडियम में पहले उत्तर दे रहा हूँ। संक्रामक रोग, ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष और जो ना या फिर परोक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण होता है, उस ऐसे लोग को कहते हैं संक्रामक रोग। तो ये हो गया इसका, जैसे कि क्षय रोग, हैजा, मलेरिया, जो ना फाइलेरिया इत्यादि। अब असंक्रामक रोग क्या होगा, यानी कि ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से व्यक्ति दूसरे को संक्रमित नहीं कर सकता, उन्हें कहेंगे असंक्रामक रोग, जैसे कि डायबिटीज, वात और प्रोटीन, लवणों एवं विटामिन आदि की कमी से होने वाले रोग। अब देखो रोगजनक, यानी कि ऐसे रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं, वैसे जीवों को क्या कहा जाता है, जो ना वैसे सूक्ष्म जीवों को रोगजनक कहते हैं। तो इस प्रकार से तीनों में अंतर बोला गया था, तो तीनों में अंतर यहाँ पर भी दिया गया है, कम्युनिकेबल है ना, नॉन कम्युनिकेबल, उसके बाद पैथोगेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है 5 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो बोला गया क्या तो बोला पहला 5 में बोला कि लैंगिक तथा अलैंगिक तथा अलैंगिक जनन के बीच में अंतर स्पष्ट करें। कायिक जनन को अलैंगिक जनन क्यों माना गया है ना। तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप देख सकते हो ना, पढ़ लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो लिख देना आपको उत्तर, लिखना है कि अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर। तो इधर लिखना आपको अलैंगिक, इधर लिखना है लैंगिक, है ना। तो लिखना आपका पहला पॉइंट में क्या लिखोगे, पहला पॉइंट में लिखोगे कि जो ना जनन में केवल एक ही प्राणी भाग लेता है अलैंगिक जनन में, लेकिन लैंगिक जनन में 2 प्राणी भाग लेता है। देखो अलैंगिक जनन में क्या होगा, युग्मों का निर्माण नहीं होता है, लेकिन लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों का निर्माण होता है ना। चलिए अब तीसरा पॉइंट है कि अलैंगिक में कि इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है, और अलैंगिक में क्या होता है, युग्मक के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है और निषेचन के बाद समसूत्री विभाजन होता है। और चौथा है युग्मक संलयन नहीं होता है इसमें अलैंगिक में, लेकिन लैंगिक में क्या होता है, नर और मादा युग्मक संलयन करके जाइगोट बनाते हैं। और भी लिखना है क्योंकि 5 नंबर वाला क्वेश्चन है ना। तो देखो और लिखना आपको कि 5वां में अलैंगिक में लिखना है कि संतान अनुवांशिक रूप से जनन के समान होता है, और अलैंगिक में लिखना आपको लैंगिक में लिखना है संतान अनुवांशिक रूप से जनन के से भिन्न भी होता है ना। देखते हो ना, किसी का माता क्या होता है गोरे, तो वो पिता हो जाता है काला, मतलब बच्चा काला होता है, ऐसे करके होता है ना। तो ये लैंगिक जनन की बात की जा रही है, ठीक है। चलो लैंगिक में देखिए जनन की दर तेज होती है, लैंगिक जनन में, और लैंगिक जनन में जो ना जनन की दर धीरे धीरे होती है। अब देखो अलैंगिक में लिखना है जनन इकाई पूरा जनक शरीर या कायिक या शरीर का भाग हो सकता है, लेकिन लैंगिक जनन में प्रजनन इकाई युग्मक होता है। और देखो अलैंगिक जनन में क्या होगा कि विकास में कम सहायक होते हैं, क्योंकि इसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं नहीं होती है। अब देखो लैंगिक में होगा कि विकास में सहायक होता है, क्योंकि इसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं होती हैं। और आपको लिखना है अलैंगिक में कि यह विभिन्न जो ना अंकशेरुओं तथा जो ना अकेशुरुओं और साधारण संगठन वाले पौधे में पाया जाता है। लैंगिक जनन में क्या होगा, लैंगिक में ये उच्च पादप और जंतुओं में पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें अंतर मैंने बता दिया, है ना। और आपको थोड़ा सा बोला कायिक के हिसाब से आपको बताना, कायिक जनन के हिसाब से। तो कायिक जनन को लैंगिक जनन का अलैंगिक जनन माना जाता है, क्योंकि इसमें जो ना किसी प्रकार का जाइगोट नहीं बनता है। जाइगोट बोला क्या है, गैमिट नहीं बनता है, और एक ही जनक पौधे से नए पौधे का निर्माण होता है। नए पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। देखो कितना लंबा था, आप लोग देख लेना, इंग्लिश में है, यहाँ से यहाँ तक पहले लिख लेना, है ना। यहाँ से यहाँ तक लिखना, पूरा का पूरा मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, है ना। फिर इसको भी लिख लेना, है ना। चलिए तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और भी देखना।
आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा कि एकल कोशिका प्रोटीन की व्याख्या कीजिए, इसके फायदे विवेचन की व्याख्या करें। तो इंग्लिश में भी मतलब क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, है ना। तो देखो उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि मनुष्य और जानवरों के पोषण के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा खाने योग्य प्रोटीन का बृहत मात्रा में उत्पादन करना एकल कोशिका प्रोटीन कहलाता है। ये सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु, ईस्ट, मोडलस, उच्च कवक और कुछ शैवाल की शुष्क कोशिका होती है। एकल कोशिका प्रोटीन के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री भूसा, शीरा, पशु खाद और गंदा जल इत्यादि का उपयोग करती है। आगे देखिए, इसी में और आपको लिखना होगा और लिखना, एकल कोशिका में प्रोटीन के निम्नलिखित फायदे हैं। पहला देख सकते हो, एकल कोशिका में प्रोटीन यानी कि SCP मनुष्यों को प्रोटीन युक्त आहार देता है। और दूसरा में लिखना SCP उत्पादन औद्योगिक प्रवाह पर आधारित जो पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लिए सहायक होता है। तीसरा लिखना है, इसका उत्पादन जलवायु से प्रभावित होता है। और चौथा लिखना है, इसके उत्पादन के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। पांचवा लिखना है, इसका उत्पादन प्रयोगशाला में सालों भर हो सकता है। छठा में लिखना है, प्रोटीन उत्पादन की मात्रा की तुलना में इसके उत्पादन का खर्च बहुत कम होता है। और सातवां लिखना है, SCP बहुत तेजी से बढ़ता है और बहुत मात्रा में प्रोटीन उत्पादित होता है। तो ये आपका हिंदी मीडियम में था। इंग्लिश मीडियम का यहाँ पर उत्तर आप लोग देख सकते हो, प्रॉपर यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ तक आप लोग जो है ना लिख लीजिए। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपका 1 से 2 क्वेश्चन और हो जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन है, मैं करवा दे रहा हूँ, देख लो। बिल्कुल यहाँ से 8 नंबर क्वेश्चन आपका 7 नंबर, तो 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, DNA जो ना फिंगर प्रिंटिंग क्या है, इसके उपयोगों को लिखे। तो यहाँ पर देख सकते हो, व्हाट इज DNA फिंगरप्रिंट, राइट इट्स इशू। बिल्कुल देखिए, दो व्यक्तियों के DNA अनुक्रमों के बीच तुलना करने हेतु DNA फिंगरप्रिंट का एक जो ना त्वरित विधि है। इसका उद्देश्य दो व्यक्तियों या किसी जनसंख्या के लोगों के बीच आनुवंशिक विभिन्नताओं का पता लगाना है। ये DNA अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाता है। इसको जो है ना पुनरावृत्ति DNA कहते हैं, ठीक है ना। आगे रखिएगा, अनुक्रमों में DNA का छोटा सा भाग कई बार पुनरावृत्ति होता है। इन पुनरावृत्ति DNA को जीनोमिक DNA के ढेर से अलग करने के लिए जो विभिन्न शिखर बनाते हैं, घनत्व प्रवणता उपकेंद्रीकरण द्वारा अलग करते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग निम्नलिखित है। आप यहाँ पर उपयोग भी लिख सकते हो। अब जैसे कि पहला उपयोग आपका हो जाएगा कि जो है ना, पहला उपयोग हो जाएगा फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में इसका उपयोग अपराधियों को पहचानने के लिए किया जाता है। दूसरा लिख सकते हो, समरूपी जुर्बा को छोड़ करके DNA की संरचना किसी भी दो व्यक्तियों में एक ही जैसी नहीं होती है। तीसरा लिख सकते हो, न्यायालय में पैतृत्व निर्धारण के मामले में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा लिख सकते हो, मानव जीनोम के आनुवंशिक नक्शे को तैयार करने के लिए लाभदायक है। और छठा लिख सकते हो, किसी संतान के सही माता पिता का ज्ञान इसी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। और सातवां लिख सकते हो, आनुवंशिक रोगों का पता लगाने के लिए इसका उपयोग होता है। आठवां लिख सकते हो कि इसका उपयोग मनुष्य और अन्य जंतुओं की प्रजातियों का निर्धारण करने के लिए होता है, जो जीव विज्ञान के विकास में पता लगाता है। तो इस प्रकार से था आपका हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर प्रॉपर लिख सकते हो, है ना। इंग्लिश मीडियम में भी प्रॉपर लिख सकते हो। इंग्लिश मीडियम में इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, बहुत वीडियो बड़ा होगा, इसलिए। चलिए, बाय स्थान संरक्षण क्या है, संरक्षण कार्य का वर्णन करें। इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। बिल्कुल, यहाँ पर देख लो प्यारे बच्चों, जैसे कि व्हाट इज EX2 कन्वर्सेशन, जो ना डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कन्वर्सेशन। तो बिल्कुल यहाँ पर देख लेना, उत्तर हो जाएगा कि बाय स्थानों संरक्षण में जो ना संकटों उत्पन्न पादपों और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग कर विशेष स्थान पर उनकी अच्छी देखभाल की जाती है और सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान तथा अन्य वन्य जीव सफारी पार्कों का यही उद्देश्य है। ऐसे बहुत से जंतु जो कि वनों में विलुप्त हो गए हैं, लेकिन जंतु उद्यानों में सुरक्षित हैं। आजकल संकटों उत्पन्न जातियों को जो है ना
देख लीजिएगा, जातियों को परिवत घेरे में रखने के बजाय जो है ना बाह्य स्थानों का संरक्षण किया जाता है। देखिए, अब जो है ना संकटग्रस्त जातियों के युग्मों को जीवित और जननक्षम स्थिति में निम्न ताप परीक्षण तकनीकों के द्वारा लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। अंडों को पात्रों निषेचित किया जा सकता है और पादपों का उत्क्रिया संबंधन विधि द्वारा प्रबंधन किया जा सकता है। व्यापारिक महत्व के पौधे विभिन्न अनुवांशिक प्रभेदों के बीज लंबे समय तक जो ना बैंक में रखे जा सकते हैं। संरक्षण का ढेर निम्नलिखित है, तो यहाँ पर आप लोग ढेर भी लिख सकते हो। पहला लिख सकते हो कि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक भागों का आपस में संतुलन बनाए रखना। दूसरा लिख सकते हो संकटग्रस्त तथा दुर्लभ जातियों की रक्षा करना। तीसरा लिख सकते हो सभी जातियों के पूर्ण जीन पूल का संरक्षण करना। चौथा लिख सकते हो जीवधारियों का मानव हित के लिए संतुलित का उपयोग में किया जाना। और लिख सकते हो अगला प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। इंग्लिश में भी आपका उत्तर बिल्कुल आप प्रॉपर देख सकते हो। प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो फटाफट से चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आके सर्च करिए, फिर ऊपर करिएगा। फर्स्ट में आपके सामने जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर करेंगे। फर्स्ट में देखिए आपके सामने यहाँ पर क्लास 12 का सेशन दिख रहा होगा। इस पर भी क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे बढ़ेंगे बच्चों तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे क्लास 12 का जो है ना सेशन आपको एक और देखने को यहाँ पर जो है बिल्कुल ही मिल जाएगा। नीचे आपको इस प्रकार से बढ़ना है। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है क्लास 12 का यहाँ पर जो है ना बच्चों, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ देखिए आपके सामने जो ये क्लास 12 का सेशन मिलेगा। या फर्स्ट में आपका रूटीन जो फाइनल एग्जाम का है वो दिया गया, इस पर मत क्लिक करना, है ना, इस पर भी मत क्लिक करना। और ये मॉडल पेपर है, इस पर भी आप क्लिक मत करना। आप देखो बच्चों, यहाँ पर आपको इस प्रकार से रूटीन मिलेगा। किस तरह से मिलेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। 10th के सेशन में जैसे कि दिखा रहा हूँ प्यारे बच्चों, वहाँ पर अपडेट किया जाएगा, बस कुछ ही दिनों में जल्दी हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025 लिखा हुआ है ना, इसी तरह से यहाँ पर जो है अपडेट हो जाएगा। आप आओगे ना नेक्स्ट क्लास में तो आपको देखने को मिलेगा। कभी आके चेक करना, यहाँ पर मिल जाएगा। मैं बिल्कुल अपडेट कर दूंगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।